आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम बात कर रहे हैं 8 सालों के प्रयास की, जो अभी भी जारी है योगी आदित्यनाथ के, और लगातार वो इस चीज़ को कहते भी नजर आ रहे हैं। भरे मंच से उन्होंने क्या क्या कुछ कहा, ये भी बताते हैं कि भाई हमने कुंभ कराया, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग उन्हें आस्था की डुबकी लगाई, कितने वीआईपीज आए, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई। ये सब सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान है। विपक्ष क्या कहता है कि आंकड़े नहीं बता पा रहे हैं, 420 चल रही है, अखिलेश यादव के सब बयान है। और एक चीज पर जो सरकार अपना सबसे मजबूती से पक्ष रख रही है, वो है कानून व्यवस्था। उसको लेकर भी लगातार विपक्ष हमलावर है। अभी एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करी आदित्य त्रिपाठी ने, अजय तिवारी जी जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें कही कि बहुत अच्छी सरकार चल रही है, लेकिन प्रवासी जो हमारे हैं या कोई दूसरे देश से यहाँ पर है, उसको भी थोड़ा हमें समझना चाहिए। मैं जब सचिदानंद पांडे का रुख कर लूँ। सचिदानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, आप तो उस जिले से हैं जहाँ के लिए योगी जी ने बिल्कुल बताया कि भाई अयोध्या में हमने ये किया, आज भी अयोध्या में थे, और आप तो अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे निजी भी है। जब दुनिया का आदमी भाजपा जा रहा है, उस दौर में आपने भाजपा का जिला अध्यक्ष पद छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, आपके प्रश्न में ही ये उत्तर है। और जहां तक आप रोजाना ये डिबेट कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि अगर जो चीजें दूर से हर चीजें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे उन भाइयों का भी दर्द समझिए जो भाजपा में रह के जिनको बोलने की अनुमति नहीं है, जो अपने दुख और दर्द को योगी जी के सामने चाहे तो उनके डर की वजह से या उनकी चाटुकारिता करने के लिए अपना मुंह खोलते हैं। ठीक है। और जहां तक बात है प्रदेश में कानून व्यवस्था की, देखिए, नो डाउट कानून व्यवस्था अगर आप कंपेयर करें तो मैं भी इसमें जो है उनके लिए योगी जी को 10 में से मैं 8 पॉइंट दूंगा। अरे वाह, नो डाउट। लेकिन 2 पॉइंट अभी भी उसमें उनको कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, जो वो हर समय धर्म जात उसके ऊपर काम करते हैं। अगर उतना काम योगी जी, माननीय योगी जी, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे काम कर लें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये डेटा, एनसीआरबी के डेटाज, हेल्थ के डेटाज के ऊपर बहुत सारी डिबेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और जहां तक अयोध्या, जो सोलर सिटी है, अयोध्या आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट है। आप समझें, वहां की हेल्थ व्यवस्था इस प्रकार से चरमरा गई है कि वहां पे आप सही तरीके से, जो आम जनता है उसको एम्बुलेंस तक नहीं मिलती कि वो अयोध्या से लखनऊ लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लेके चला जाए। तो मैं और क्या आपके हेल्थ की बात करूं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज आप देखिए, मेरे लोकसभा की एक बच्ची, एक बेटी जिसने बीएड और टेट वगैरह किया था, अपने परिवार का वो, आप समझिए, इकलौता, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जब होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमारे बुढ़ापा में ख्याल रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। आज उस बच्ची की लाश जो है, आप देखिए, वो लखनऊ, जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है, जिसमें बाबा जी बोलते हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था चार चौबंद है, कोई इशू नहीं है, बेटियां बहनें सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा कहाँ गई? कहाँ गई बताइए? अगर वो सुरक्षित थी तो उसकी लाश मलिहाबाद क्यों मिली? अगर वो सुरक्षित है, अगर अयोध्या में लोग सुरक्षित हैं, तो इसी अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके ऊपर ना पार्टी का कोई बोलता है, ना संगठन से कोई बोलता है, ना ही सरकार बोलती है। ये लोकसभा चुनाव के पहले की बात है ना। तो कहीं ना कहीं योगी जी को इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता और भी है। इसमें जो देखिए, आजकल एआई का जमाना है, इंटेलिजेंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो हम एआई टेक्नोलॉजी इसको लेके एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बाबा जी को मैं तो यही बोलूंगा कि जो आपके आसपास जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, थोड़ा राय मशवरा उनसे भी कर लिया करें इसके ऊपर।
बिल्कुल। अब मैं जरा दिन रात हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होगा। लोग आपस में यहाँ मिलजुल के सदियों से रहते हैं और आज के बाद भी रहते रहेंगे। कृपया स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करें, आगे जो है सेफ्टी के ऊपर काम करें, और लोगों को मैक्सिमम रोजगार कैसे दे सके उसके ऊपर काम करें। बिल्कुल। मेरी तो यही सरकार से मांग है। अगर ये 3 चीजें कर देंगे तो मुझे लगता है मेरा प्रदेश और भी बेटर हो जाएगा। बिल्कुल। मैं बहुत सारे डेटाओं के ऊपर बात नहीं करूंगा। अभी मेरे मित्र आदित्य जी ने एनसीआरबी का डेटा बोला है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट्स के ऊपर तो सरकार कभी बात ही नहीं करती। ये सिर्फ पेपर में दिखा देंगे, पेपर में इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आया। मैं स्वयं इनके नोएडा था जहां पे इन्वेस्टमेंट मीट थी, वहां भी मैंने देखा लोगों ने वहां पे कमिट कर करके लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्यों? आपकी नीतियां ना ही तमिलनाडु जैसी हैं, ना ही मुंबई जैसी हैं। आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। चलिए आपको बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास फिर से सचिदानंद जी। जरा मैं सुनील त्रिपाठी जी के पास चलता हूँ। सुनील जी, जरा आप भी अपनी, क्योंकि आप अक्सर मैं देखता हूँ जब भी हम डिबेट में रहते हैं तो आप एक व्यक्ति का बहुत जिक्र करते हैं, वो हैं आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो चीजें हैं, उनका एक, हर सीएम का अपना तरीका होता था प्रदेश को चलाने का। मायावती में हम लोगों ने ये देखा कि भाई खूब अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर रहा, सब लोग तारीफ करते हैं, लाइट बहुत मिलती थी, लोग ये कहते हैं। 2007 से 12 के बीच, 12 से 17 के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम हुआ, अखिलेश यादव ने किया। 17 से लगातार एक अलग सी क्रांति लिखी गई जो 22 में भी अभी भी चल रही। 8 साल हो गए उस गवर्नमेंट को। लेकिन हम 2002-3 की बात करें, हम 1992 के बाद की बात करें, तो सुनील जी बहुत अच्छे से बता देंगे उन सारी चीज़ों को, कि बहुत लंबे समय तक लखनऊ और सचिवालय और तमाम सरकारें उन्होंने देखी। सुनील जी। जी विशाल जी, देखिए विशाल जी, जो मुख्यमंत्री आता है उसकी अपनी एक कार्यशैली होती है और अपनी एक सोच होती है। उसी सोच के आधार पर वो कार्य करता है। चाहे बाबू कल्याण सिंह जी रहे हों, मैंने उनका कार्यकाल बहुत नजदीक देखा है। चाहे वीर बहादुर जी हों, मैंने उनका भी कार्यकाल बहुत नजदीक देखा है। चाहे राम प्रकाश गुप्ता जी हों, भले कार्यकाल थोड़ा रहा, उनका भी मैंने देखा। और मैं मुलायम सिंह चर्चा सदैव करता रहता हूं और मैं उन्हें व्यक्तिगत बहुत मानता हूं, क्योंकि उनकी कुछ कार्यशैली मुझे बेहद पसंद है। अपनों के साथ अपना जैसा व्यवहार करना नेताजी को खूब अच्छी तरह से आता था, और अपने हम जैसे लोगों को बाई नेम बाई फेस दे करके पुकारते थे, बाई नेम की, और बिना पुकारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रहते नहीं थे अपने लोगों को। ऐसे 10-20 पत्रकारों के मित्र थे कि जब नेताजी आते थे तो बाई पीसी खत्म हुई, उसके बाद वो हालचाल लेते जरूर थे। तो उनकी भी अपनी एक छवि थी, और आज योगी जी की भी अपनी एक छवि है। देखिए, कहने के लिए तो मेरे सारे प्रवक्ता बैठे हुए, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कानून व्यवस्था को लेकर के तो मैं योगी जी को श्रेष्ठ मानता, और बाबू कल्याण सिंह जो अब नहीं है, मायावती जी को श्रेष्ठ मानता। अखिलेश जी ने विकास कार्य किए, मैं सदैव कहता हूं, हर चलो कहता हूं, विकास कार्यों में कोई कमी अखिलेश जी की नहीं रही। लेकिन कानून व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ हो गई। और अगर आज कानून व्यवस्था की हम बात करें, देखिए जो कल की घटना हुई, जो हमारे मित्र कह रहे थे अयोध्या की बात, सत्यनारायण दुबे जी, उस घटना से मैं भी आहत हूं कि एक बेटी 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक किसी ई रिक्शा वाले के टेम्पो वाले के साथ गाड़ी बैठी रही और चिल्लाती रही, शहर से गुजरती रही, किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस घटना से मैं व्यक्तिगत आहत हूं, और मैंने इसको अपने खबर में भी लिखा। आज तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, कोई रिक्शा वाला कौन है। इतने सीसी कैमरे लगे हुए हैं, पुलिस तलाश रही है, लेकिन ऐसी घटना कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं समाज में हो रही है, इस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन मैं पूर्व सरकारों भी देखा हूं कि अपहरण एक उद्योग बन गया था। विशाल, राजधानी के कई व्यापारियों का अपहरण हुआ। सुनील जी, मैं थोड़ा आपको और मैं ये जा रहा था ना कि ये तो आप पुरानी, लेकिन इन 8 सालों का भी जिक्र करिएगा। इन 8 सालों में आपको कैसा लग रहा है? चलिए, आपने उसमें शायद 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो आप लोग मलियाबाद में जो आम के उसमें शव मिला है एक छात्रा का, अगर मैं छात्रा ही है वो जी,
जी, जी, ऐसा जी। अपडेट है, अभी मैं कंफर्म कर लूं, क्योंकि शायद वो लगभग 5 बजे की करीब की घटना, सीसीटीवी के आधार पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाकी अभी मैं सबको अपडेट कर दूंगा उस तो खबर से, अपनी हो टीम से सकता है कंफर्म करके। विशाल जी हमें पूरी भी जानकारी न हुई हो, जी लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत जघन्य अपराध है। और इस तरह से अगर बहन बेटियां रात में नहीं निकलेंगी तो कब निकलेंगी? पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जो मैं आ रहा हूँ 8 सालों की बात कर रहे हैं हमारे सत्यानंद जी, 8 सालों में जितने आप गैंगवार उत्तर प्रदेश में मैंने देखे हैं, मैं गिनाऊं तो माना जी शाम हो जाएगी, जो गैंगवार चलते थे इस प्रदेश में और राजधानी में लखनऊ में, वो गैंगवार नहीं रह गए। चाहे कच्चा बनियान गिरोह ले लीजिए, चाहे बावरिया गिरोह ले लीजिए, या और गिरोह जो गिरोह बंद अपराधी थे, वो योगी जी के आने के बाद से या तो इनकाउंटर मारे गए हैं या उत्तर प्रदेश से अलग हो गए हैं। अगर एक भी गैंगवार हो छुटपुट छोड़ के, तो इतनी बड़ी आबादी है तो थोड़े बहुत अपराध होना स्वाभाविक, जहां व्यक्ति होगा वहां अपराध होगा। लेकिन अपराध के मामले में जिस तरह से योगी सरकार ने कार्य किया है, दुर्दांत अपराधियों को भी मौत के घाट उतारा गया है, उसपे भी विपक्ष कभी लंगड़ा कहता है कि अब तो लंगड़ा इनकाउंटर हो रहा है, कभी इनकाउंटर पर होता है। लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि मंगेश यादव की हत्या में तो विपक्ष खड़ा रहा, लेकिन एक वाजपेयी जी की, राघवेंद्र वाजपेयी जी वरिष्ठ पत्रकार जागरण की, उनकी हत्या सीतापुर में हुई, विपक्ष ने कहीं चर्चा नहीं किया उसके ऊपर। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि जो दोषी है वो चाहे जिस जाति का हो, धर्म का हो, पार्टी का हो, मुझे लगता है जो आप दोषी विरोध है करना वो चाहिए। दोषी है, उसकी कोई जात नहीं है, वो अपराधी है मेरी श्रेणी में, उसकी कोई जात नहीं है। माना जी 2 मिनट हमको और दे दीजिए। जी। देखिए किसानों की बात करते हैं, मैं किसानों से चर्चा हमेशा करता रहता हूँ, क्यों मैं बेसिक किसान भी हूँ। मुझे किसान की वो दर्द आभास होती है जो धूप से तपती हुई देही तपा करके अन्नदाता अन्न पैदा करता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में किसानों को कृषि यंत्र, मैंने आपके भी चैनल डिबेट किया और मुख्यमंत्री जी ने इस डिबेट को संज्ञान लेते हुए कृषि यंत्र जो मिलते थे किसानों को, वो गलत तरीके से सांसद विधायक ले लेते थे। लेकिन आज ये आपके चैनल जैसे 2-4 मित्रों की देन है कि योगी जी अब जो है एक कमेटी बना दिए हैं, कृषि यंत्र जो मिलेंगे उस कमेटी द्वारा मिलेंगे और लाटरी सिस्टम से मिलेंगे। किसानों को सब्सिडी जो आती थी उसमें भी घोटाला करते थे कृषि विभाग के अफसर। हम लोगों ने इस मामले को उठाया और माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अब सब्सिडी काट करके बीज किसानों को मिल रहा है। ये आपके चैनल की देन है, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाह रहा हूँ विशाल जी। ऐसी कई चीजें मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए किए हैं। और समाजवादी पार्टी में फिर चर्चा करना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी ने किसानों को सिंचाई माफ की, लगान माफ किया। मेरे विचार से सबसे ज्यादा अगर काम किसी ने किया है किसानों के साथ तो समाजवादी पार्टी और भाजपा ने किया है। कांग्रेस से मैं कहूं तो मेरे मित्र को बुरा लग जाएगा, मैंने वो दौर देखा कि 500 रुपए के लगान के लिए किसान को 15-15 दिन की जेल में डाला गया, एसडीएम को वहां न डाला गया हो। मेरे वरिष्ठ प्रवक्ता बैठे, बुद्धिमान लोग बैठे हो, पूछिए इनसे। वो दौर आता था, अमीन अगर आ गया क्षेत्र में विशाल जी, तो आप समझिए कि लोग घर छोड़ भाग जाते थे, केवल 5,000-4,000 रुपए लगान और सिंचाई के लिए। 2 सरकारों ने किसानों के लिए काम किया है। और अखिलेश जी ने देखिए डीबीटी लागू किया, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने डीबीटी लागू की। लेकिन इसके बावजूद कानून व्यवस्था में मानता हूं समाजवादी पार्टी फेल हुई, जिसे उत्तर प्रदेश उसका सफाया हो गया। जी अजय तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अजय जी अनम्यूट कर लीजिए। कोई टेक्निकल एरर है, मुझे लगता है अजय जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, प्लीज एक बार चेक करें। अब आ रही होगी। हाँ बिल्कुल अब आ रही है। आलोक जी ने प्रवासियों पर काम भी किया है, लेकिन एक भी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला है। अभी हमारे सज्जन पांडे जी जो कह रहे थे, आदरणीय सुनील त्रिपाठी जी जो कह रहे थे, यह समस्या समझने की बात है कि जब कोरोना आया था तो उस कोरोना के बाद भारत देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री ने पलायन करने वाले प्रवासियों के लिए अपने यहां एजेंडा बनाया। आप गूगल खोल के देखिए। सही कह रहे हैं आप। त्रिपाठी साहब आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, मैंने वो दौर देखा, वो नजदीक देखा है। आज की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में बलात्कार किसका, गुजरात में अभी उत्तर भारतीय प्रवासियों के ऊपर जो अत्याचार किसका, हरियाणा में बलात्कार और हत्या किसका। अब समझने की कोशिश करिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत देश के उन मुख्यमंत्रियों से कहना चाहता हूं
कि यदि आपके राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में जाके नौकरी कर रहा है, रह रहा है, तो पहले तो आप अपने यहाँ की व्यवस्था ठीक करिए कि वो न जाए, और अगर वो गया है तो उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान, उसका समान अधिकार बचाना आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। भारत देश के प्रधानमंत्री ने एक भारतीय प्रवासी परिषद संस्था है, उसके लेटर पर भारत देश में प्रवासी श्रमिक कार्ड बनाने का काम शुरू किया, और प्रवासी श्रमिक कार्ड आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी संस्था को या किसी भी अधिकारी को नहीं कहा कि प्रवासियों का कार्ड बना या नहीं बना। आप अपने यहां के बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आपने खूब बुलडोजर चलाए, मानता हूं, आपने खूब माफिया किए, मानता हूं, हमारे त्रिपाठी जी भी कह रहे हैं, और अभी सपा में गए आदरणीय सच्चिदानंद जी भी कह रहे हैं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि योगी जी के राज्य में माफियाओं का सुपड़ा साफ हुआ है। लेकिन सुपड़ा साफ होने का मतलब ये तो नहीं कि छीछड़ा आ जाए। अरे भाई, सुपड़ा साफ हुआ है, छीछड़े को तो रोकिए। एक गली में बलात्कार हो जा रहा है, एक गली में हत्या हो जा रही है, एक छोटा सा एसएचओ, एक छोटा सा थानेदार मुझी को बचाने का प्रयास कर रहा है। यह शर्मनाक बात है कि हमारे देश की बेटी रोड पे चिल्ला रही है और रोड का कोई ऐसा सनातनी, कोई ऐसे धर्म का व्यक्ति उसकी मदद नहीं कर रहा है। शर्म की बात यह है। बिल्कुल सही करें आप। जी ने तो सिर्फ कह दिया, अरे मैंने प्रवासियों को राज ठाकरे के शासन में पिटते, मरते, कटते हुए देखा है। मुझे दर्द होता है कि मैं फिर से कह रहा हूं, जातवाद का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है। हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी जो जहां का रहने वाला है, चाहे मराठा हो, गुजराती हो, कोई हो, वासी। हम लोग तो बात करते हैं ना, हम भारत के लोग, हमारा विचार है, हम लोग तो बात ही करते हैं, हम भारत के लोग। तो वही कह रहा हूं, अरे वासी वो, एक वासी जो मराठी है, एक प्रवासी जो उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात यहां वहां से गया है, एक अप्रवासी वो जिसके पासपोर्ट पर इमिग्रेशन का ठप्पा लगता है, वो अप्रवासी है, प्रवासी नहीं है। ये भारत देश के लोगों को क्या हो गया है? महात्मा गांधी जी 22 साल साउथ अफ्रीका रहे, प्रवासी दिवस मनाते हैं। अरे भारत देश में 1947 से पहले प्रवासी कहना उन विदेश में रहने वालों को उचित था। अब तो प्रवासी वो हैं जो भारत देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रहते हैं। आज अमेरिका भी चिल्ला के कहता है अपनी टीवी पर, अप्रवासी, प्रवासी नहीं कहता। मुझे उन भारत देश के प्रवासियों की भी चिंता होनी चाहिए, चाहे वो गुजरात का व्यक्ति है, महाराष्ट्र में क्यों मारा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति हरियाणा में क्यों मारा जा रहा है, दिल्ली में क्यों पिट रहा है। अरे वाह सरकार वाह, जब हम तुम्हारे बर्तन मांजे, जब हम तुम्हारी नौकरी करें, जब हम तुम्हारे महल बनाएं, तब हम मजदूरी पाने के लिए जब जाएं तो लात खाएं, पिटे, बलात्कार हो और हत्या हो। इससे हर मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, राज्य के मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि अपने राज्य के व्यक्तियों की चिंता करना आपकी जिम्मेदारी है। विशाल जी, एक अद्भुत चीज बताना चाहता हूं आपके चैनल से। भारत देश के किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो कहीं का चीफ मिनिस्टर हो, जब हमारे देश में डोमिसाइल का चलन है, जब हमारे देश में माइग्रेशन का चलन है, तो किसी भी चीफ मिनिस्टर को यह नहीं मालूम है कि उसके राज्य में कितने प्रवासी रहते हैं। इसकी गणना क्यों नहीं की भाई आपने? मोदी जी प्रवासी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं, आप प्रवासी श्रमिक कार्ड बना करके कम से कम इसकी गणना तो कीजिए कि आपके राज्य में कितने दूसरे राज्य से आकर के रह रहे हैं। अरे जीवन बिता दिया 40-40 साल, 50-50 साल उस राज्य की सेवा करने में, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, उसके बावजूद भी उन पर अत्याचार। यह हर मुख्यमंत्री को सोचना होगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों को तो हम बचा नहीं पा रहे। तिवारी जी, आप तो दूसरे क्षेत्र में हमारे लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं। चलिए जरा मैं आलोक जी के पास चलते हैं, क्योंकि समय की कमी। मैं आलोक जी से कमेंट लेता हूँ। आलोक जी, कमेंट। बड़े गंभीर सवाल पूछ लिया आपसे अजय जी ने। अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी, अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज हम तक आए।
आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप सुन पा रहा हूं मैं। देखिए, अजय तिवारी जी ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। मैं स्वयं एक प्रवासी हूं। मैं बिहार का रहने वाला हूं और नोएडा में रहता हूं। और बिहारियों के और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचलियों के दर्द को देखते हुए मैंने स्वयं यहाँ एक प्रवासी महासंघ का गठन किया। और आज क्या बात। आपके चैनल पर बीजेपी के लाइन से हट के कह सकता हूं कि किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं है नोएडा में कि किसी बिहारी के ऊपर कोई तरीके का अत्याचार करके वो बच जाए। पुलिस और प्रशासन तो बाद में उसकी सुरक्षा करेगा। हम स्वयं इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम स्वयं उसकी सुरक्षा करने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन जो बात इन्होंने कही सही है। मैंने महाराष्ट्र में भी देखा था वो दौर जब वहां के लोग पिट रहे थे और जो खोमचे वाले, ठेले वाले, टैक्सी वालों को बेसख्ती से पीटा जा रहा था उस समय जो शासन था उसके दौर में। लेकिन मैं तिवारी जी को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि चाकू गिरता है तो बहुत तेजी से तरबूज पर या कद्दू पर। वही उत्तर प्रदेश के जो 7 शूटर थे वहां पे, उन पर किसी ने हाथ डालने की हिम्मत नहीं उठाई। आपको मालूम है कि बहुतायत में वहां के लोग, वहां के 7 शूटर हैं, उन पर किसी ने हाथ नहीं डाला। और ये सही है कि जिस तरीके का प्रावधान ये प्रधानमंत्री ने किया है, राज्य के मुख्यमंत्रियों को श्रमिक कार्ड इशू करके उनकी गणना करके उनके बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए। सिर्फ जब उनके साथ कुछ अत्याचार हो तो आंसू बहाकर और रोष प्रकट करके अपने को नहीं सांत्वना देना चाहिए। मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं। आज दिल्ली में बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोगों की बहुतायत है, आज वो वहां के नेताओं की तकदीर लिखने में सक्षम है। बिल्कुल। उनको सब लुभाना चाह रहे हैं, सब उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। और इसलिए जब तक राज्य के मुख्यमंत्री इसके प्रति सजग नहीं होंगे और वहां के लोगों को भी जो जहां जाते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा, जैसे नोएडा में हमने जातिवाद से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर एक समूह का गठन किया कि आपस में एक दूसरे की मदद करने के वक्त हम एक दूसरे के काम आ सके, वैसा भी कवायद करने से आप अपनी सुरक्षा के प्रति सजग और जिम्मेवार हो सकते हैं। मैं पूर्णतया अजय तिवारी जी के बात से 100% सहमत हूं, जो इन्होंने कहा और जो इन्होंने सुझाव दिए। चलिए आदित्य त्रिपाठी के पास चलेंगे। आदित्य जी, अजय जी के बात से सब कोई सहमत है। निश्चित तौर पे हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस पर विचार करना चाहिए, इस पे कड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए। पर मेरा प्रश्न वही फिर आकर अटक गया। 8 साल की बात हम योगी जी के कार्यकाल की कर रहे थे और लगातार जिस तरह से गुंडा राज का नाम लेते हुए जंगल राज फैला, एनसीआरबी के डेटा सब सच बता रहे हैं। बेरोजगारी के मामले में 2002 में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या 54% जो होती थी, वो 2022 में 65% के आंकड़े को पार कर गई। तो ये सब जो डेटा है, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार का डेटा है और निश्चित तौर पे ये बताता है कि किस मुख्यमंत्री ने कितना काम किया। और योगी जी का ये जो 8 साल का कार्यकाल बीता, इसमें जो ये छोटे अपराध कह रहे हैं, बड़े अपराधी भाग गए, अपराधियों ने सरेंडर कर दिया, माफियाओं ने सरेंडर कर दिया, जो ये क्राइम बढ़ रहे हैं, आखिर ये किसकी देन है? ऐसे कौन लोग हैं जो किडनैपिंग के मामले, हत्या के मामले, रेप के मामले लगातार बेखौफ होके, लोगों के मन में कोई खौफ नहीं रहा है और ये सब मामले लगातार वृद्धि की ओर हैं, घट नहीं रहे हैं। जबकि कानून व्यवस्था की बात करते जाइए तो योगी जी जिस हिसाब से कानून व्यवस्था संचालन करने की बात करते हैं, वैसा तो कोई और करता ही नहीं। लगातार प्रदेश उनको अधिकारियों की बदौलत चलाते जा रहे हैं। अपने विधायकों तक की नहीं सुनवाई है उनके विधायक अगर अपने क्षेत्र की समस्या ले जाता है तो योगी जी सुनते नहीं है, केवल अधिकारियों की सुनना, ये भी सब गलत बात है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जनप्रतिनिधि जनता के दर्द को लेकर जाता है मुख्यमंत्री के पास, पर जब जनप्रतिनिधियों की ही सुनवाई नहीं है इस प्रदेश में, योगी राज में, तो ये 8 साल कैसे बीत रहा है, कैसे दुख की घड़ी में कितने जनप्रतिनिधि कुंठित होकर अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं पटल पर। ये सारी समस्याएं उत्तर प्रदेश में लगातार बनी हुई है और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में योगी मोदी राज में दबते चली जा रही है, जिसका एक उदाहरण अभी आपने देखा, सच्चिदानंद पांडे जी खुद हैं।
जहां पे जी। कोई बात रखने के लिए कोई आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, आप सही बात रख ही नहीं सकते, वहां पर केवल आपको सुनना है। लगातार अपराध बढ़ रहा है और हर जगह सरकार ढिंढोरे पीट रही है कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, कानून व्यवस्था बढ़िया है, और जो विकास हो रहा है प्रदेश का वो एक नंबर पर है, जबकि मेडिकल इक्विपमेंट, छोटे छोटे मेडिकल इक्विपमेंट्स, आप चले जाओ जिला अस्पतालों में, एक्सरे जैसी मशीनें खराब पड़ी हैं, सड़ रही हैं, सीटी स्कैन बाहर होता है, एमआरआई की मशीनें नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो होने चाहिए एक जिले में वो नहीं लग पा रहे और मेडिकल कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत सारा सवाल लगातार बना हुआ है, जो योगी जी की तरफ उंगली करके इशारा करते हुए उनसे पूछ रहा है, प्रदेश करा रहा है, पर वो विकास का जो गाना ऊपर से लेकर नीचे तक कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, और ये सुबह सुबह की बात है, ये चरितार्थ हो रहा है योगी राज में और यही दिख रहा है। विशाल जी, चलिए बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सच्चिदानंद पांडे से, फिर डिबेट को क्लोज करेंगे। सच्चिदानंद जी मैं माफी चाहूंगा, अजय जी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय की बहुत कमी। सच्चिदानंद जी जल्दी से फाइनल कमेंट। सच्चिदानंद जी फाइनल कमेंट जल्दी से। जी देखिए, अभी जैसा कि ये सारे मुद्दों पे हमने बात किया है ना, हमने अभी स्वास्थ्य पे भी बात किया, हमने सुरक्षा पे भी बात किया, हमने बेरोजगारी पे भी बात किया, और हमने जो प्रवासी जो हमारे यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर, जो मान लीजिए अदर स्टेट में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारा दायित्व जो है ये इसी सरकार का है। अगर आप 8 साल बेमिसाल की बात करते हैं तो 8 साल बेमिसाल में आप वो डेटा पब्लिकली शेयर कीजिए कि आप सोचिए इस प्रदेश में इस समय 3 लाख लोग एनुअली उनको हार्ट अटैक आता है, ठीक है। अब उस हार्ट अटैक के ऊपर सरकार क्या कर रही है, प्राथमिकता के उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ व्यवस्था है वो जो यहाँ के प्राइवेट ठेकेदार हैं, सरकार ने तो उनको सौंप रखा है। तो सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी एम्स, सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो आखिर में दिखाने के लिए पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं आप? अगर आप फ्री में बांट दें लोगों को, हो सकता है शायद लोगों की जो है आमदनी, लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगे, है ना। तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक का पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर भी सोचें कि हमें हॉस्पिटल खोलना है या सिर्फ पेपर में नाम के लिए, या उसको पूर्ण रूप से चलाना भी है। एम्बुलेंसेस हमको लाखों करोड़ों खरीद के प्रदेश को देनी है, लेकिन वो चल ही नहीं है एम्बुलेंस कहीं भी भैया। बिल्कुल बिल्कुल। लाइफ सपोर्ट हर जिले में दी गई थी, दिखती तो कहीं नहीं लाइफ सपोर्ट है। प्लस एक एडवांस एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट होती है जो कि हर जिले में 2 दी जाती है ना, दिखती कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो 8 साल बेमिसाल में जो ये बेमिसाल की बात है वो कहीं ना कहीं खटक रही है। वो बेमिसाल कहाँ है? हम चीजें पेपर बहुत में बहुत शुक्रिया, समय की कमी है। सच्चिदानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आदित्य जी, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक वत्स जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब 8 साल हो गए योगी सरकार को, लेकिन सवाल विपक्ष के बाद बहुत है। देखना होगा इन सवालों का जवाब सरकार कब देती है और किस तरीके से जो खामियां बताई गई हैं उनको पूरा करते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में था। न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।